राइट मूव एकेडमी की सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने पिछले 2 सेशंस में टिल जनवरी 31st 2022 तक जो भी बीएससी के और एमसीए के सर्कुलर्स आए थे उनकी एक समरी बनाई थी। सो आज उसको 2 महीने हो गए हैं, तो हम लोग अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने में जो भी सर्कुलर्स आए हैं बीएससी के या एमसीए के, उसकी एक समरी बनाएंगे। सो आपको याद दिलाने के लिए ये समरी हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी, जिस्ट ऑफ अमेंडमेंट इन लिस्टिंग रेगुलेशन 21-22, जिसमें हम लोगों ने फरवरी 1 तक का जो लास्ट सर्कुलर था उसको हमने कवर किया था। सो आगे चलते हैं। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और बाद में इसके साथ क्लब करते हैं। ओके, तो बीएससी के सर्कुलर्स की बात कर रहे हैं। अप्रैल 12 को ये सर्कुलर आया है, XBRL बेस्ड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट अंडर रेगुलेशन 13(3). अगर आपको याद हो कि 13(3) में हमको इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स फाइल करनी पड़ती है, तो बीएससी अभी हमको बोल रहा है हाँ, तो जो रेगुलेशन 13(3) है उसके हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी को 21 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर एक स्टेटमेंट, कितनी इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग थी, कितनी रिसीव हुई, कितनी डिस्पोज हुई और कितनी बची है, ये एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। सो बीएससी अब ये स्टेटमेंट हमको बोल रहा है XBRL मोड में सबमिट करें। दैट मीन्स हेंसफोर्थ ये स्टेटमेंट जो है XBRL मोड में ही फाइल की जाएगी। तो इसकी एक्सेल यूटिलिटी XBRL मोड से अपने को अवेलेबल होगी। जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया फॉर्म के थ्रू वो नेक्स्ट क्वार्टर से करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी करेंगे XBRL से। तो यूटिलिटी XBRL होता क्या है? कुछ नहीं है, एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आपको डाटा भरना पड़ता है, उसको XML फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है और एमसीए में जैसे फॉर्म अपलोड करते हैं वैसे ही अपलोड करने पड़ते हैं। सो सर्कुलर है 12 अप्रैल का नोटिस, ठीक है, 12/4/22 क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट टू बी फाइल्ड थ्रू XBRL Excel file in place of web form. That too, if already filed next quarter, that means June 2022, else March 2022. ठीक है, अंडरस्टूड। बैक जाए, ठीक है, हम लोग देखेंगे सिर्फ जो इक्विटी लिस्टेड को एप्लीकेबल है। Then clarification of applicability of regulation 23(4) read with 23(3)(e) of SEBI in relation to related party transaction. So क्या clarification आई है? ओके, अभी रिसेंटली जो अप्रैल 1 से रिलेटेड पार्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है उसमें अगर कोई ओमनीबस ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल है तो हमको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी थी। अब ये ओमनीबस ट्रांजैक्शन 1 साल के लिए होती है, तो लोगों ने पूछा कि ये ओमनीबस की 1 साल हम कैसे काउंट करें। तो उसके लिए ये एग्जाम्पशन है कि अगर आपने एजीएम में उस मटेरियल पार्टी की अप्रूवल ली है तो अगली एजीएम तक और 15 मंथ्स विच एवर लेटर, क्योंकि हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं एजीएम की, वहां तक वैलिड रहेगा। तो एक बार सर्कुलर देख लेते हैं। क्या क्लैरिफिकेशन आई है? अप्रैल 8 को आई है। किसको? जिन्होंने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, दैट मींस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 23(4)(23)(e). So regulation 23(3)(e) of SEBI specifies that omnibus approval granted by audit committee shall be valid for a period not exceeding 1 year and shall require fresh approval after expiry of 1 year. Okay. Regulation 23(4) of the LOD requires shareholder approval for material related party transaction. तो पहले में ये समझ लेना चाहिए
ओमनिबस अप्रूवल वो अप्रूवल है जो अगर हमें कोई कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ रूटीन ट्रांजेक्शन्स करती है, अब लॉ के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन की ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी है। तो हर 10 दिन में 15 दिन में हम ऑडिट कमेटी की अप्रूवल नहीं बुला सकते, तो उन्होंने बोला कि अगर रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स है तो आप वन टाइम अप्रूवल ले सकते हो और वो अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड होगी। उसी हिसाब से 23(4) ये बोलता है कि अगर आपने कोई ओमनिबस अप्रूवल में ऐसी ट्रांजेक्शन है जो मटेरियल की डेफिनेशन में फॉलो कर रही है, हमें मटेरियल की डेफिनेशन है 10% ऑफ द टर्नओवर, कंसोलिडेटेड टर्नओवर 1000 करोड़ विच एवर इज लेस। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा है सिंगल या कंबाइंड एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी। फिर 96(1) कहता है कि दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे इनके पास रिप्रेजेंटेशन आई कि बताओ ओमनिबस अप्रूवल में अभी इधर एक तरफ तो ऑडिट कमेटी से ऑडिट कमेटी अप्रूवल होनी है, लेकिन अगर एजीएम से अप्रूवल लगेगी तो कैसे चलेगा। सो सेबी सेज कि shareholder approval of omnibus RPT approved in the AGM shall be valid up to the date of next AGM for a period not exceeding 15 months। तो जो आरपीटीज हैं जो एजीएम में अप्रूव हुई वो अगली एजीएम तक वैलिड रहेंगी और 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर एजीएम की जगह किसी और जनरल मीटिंग में तो 1 ईयर। ठीक है, इतना ही बोल रहा है। दैट मीन्स 8/4/2022 ओमनिबस अप्रूवल फॉर मटेरियल पार्टी वैलिडिटी के लिए डील कर रहा है। अगर एजीएम में लिया तो नेक्स्ट एजीएम तक और नॉट एक्सीडिंग 15 मंथ्स, और ईजीएम और पोस्टल बैलेट से लिया तो 1 ईयर वैलिडिटी ऑफ सच अप्रूवल। राइट, देन आगे बढ़े। Standard operating procedure for dispute resolution available under stock exchange arbitration mechanism for dispute between listed company and its shareholder or investor। रूटीन में यूज नहीं होता, लेकिन कभी डिस्प्यूट हो जाए तो उस केस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है। सो सेबी सेज कि अगर कभी भी कंपनी और लिस्टेड कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एक्सचेंज को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप एसओपी बनाओ कि किस तरह से ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व किए जाएंगे। और अगर आरटीआई ये रिजोल्व कर रहा है तो उनको भी आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म चलेगा। एक बार देख लेते हैं सर्कुलर, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, रूटीन में स्पेशल केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन 40 से कि कोई भी डिस्प्यूट होता है कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में किसी भी चीज को लेके, तो उसके लिए रेगुलेशन 40 जो है बोलता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म से डिस्प्यूट सोल्व करोगे। तो यहाँ पे सेबी ने एक्सचेंजेस को बोला है कि जून 1 तक आप एसओपी बनाओ और सर्कुलेट करो, और आरटीएस भी स्टॉक एक्सचेंज के आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के अंदर कवर होंगे। ठीक है, इतना बोल रहा है। कब का था ये सर्कुलर? अप्रैल 8/20, ये भी 8/22 का सर्कुलर है। क्या बोल रहा है? सिंपल इतना बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंजेस will frame SOP for dispute resolution through arbitration mechanism by June 1, 2022। ठीक है, अभी तक इसमें से ये दो रेलिवेंट है, ये सिर्फ नॉलेज है और ये हमें करने का है। अगले
Updated FAQ on regulation 17(1)(c) of SEBI LODR regulation. अभी क्या FAQs दिए इन्होंने? क्या है? हाँ, सो अभी 17(1)(c) बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो उसकी अप्रूवल नेक्स्ट जनरल मीटिंग में या 3 months ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर उसमें लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नया प्रोविजन जो है अगर जनवरी 1/22 से पहले अपॉइंट हुआ है तो इफेक्टिव होगा क्या? दैट मीन्स बोर्ड ने जनवरी 1 से पहले अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो स्टिल विद इन 3 months हमको अप्रूवल लेनी है कि नहीं? तो आंसर, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन शैल बी डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन, तो दिसंबर 31 से पहले जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए वो पुराने प्रोविजन से लगेंगे, दैट मीन्स उसका अप्रूवल नहीं चाहिए। The mandatory provision of newly inserted regulation shall be applicable for appointment, तो कीवर्ड है अपॉइंटमेंट। अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ ऑन और आफ्टर जनवरी 1/22 एज एडिशनल डायरेक्टर और समथिंग जो बोर्ड ने किया तो आपको रेजोल्यूशन चाहिए। और जो टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है वो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कि जनरल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और LODR के हिसाब से। ठीक है, और अगर रीअपॉइंटमेंट किया बोर्ड ने तो उसके ऊपर भी लगेगा। दैट मीन्स 8 अप्रैल 22 को ये जो क्लैरिफिकेशन आई है, अगेन सिंपल शेयर होल्डर अप्रूवल required for appointment public reappointment of directors on or after January 1, 2022। ठीक है, तो अगर अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी करता है तो कब लेना है? नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 months ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट किसके द्वारा? बाय बोर्ड। सो दैट इज डन। छोटी छोटी अमेंडमेंट है, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। डिवीजन ऑफ UPI लिमिट इन पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टिबल। अभी इश्यूज में UPI के थ्रू, एज पर तो आपको मालूम ही है, अभी UPI के थ्रू भी अलाउड है। वहां पे 5 लाख की लिमिट की है अगर मैं सही हो तो। पर पब्लिक इशू में अप्रैल 5 क्या बोलते हैं भाई? हाँ, सेबी ने नवंबर 18 को UPI एक एडिशनल मोड दिया था, पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख हो गई है। अकॉर्डिंगली क्या डिसाइड किया? दैट ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाइंग इन IPO FPO where amount is up to 5 lakh shall use UPI। so may नहीं है, shall use UPI and shall provide their UPI ID in application form, जो भी एंट्रीज को करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं। 5/4/22 सब्सक्रिप्शन by individual investors by way of UPI for amount up to 5 lakh rupees May 1 से इफेक्टिव। ठीक है, हम लोगों को एज ए रूटीन लिस्टेड कंपनी नॉट एप्लीकेबल unless we are coming up with IPO or FPO। ये हो गया। चलिए, अप्रैल 8 हो गया। ICDR अमेंडमेंट, अभी हम ICDR के अमेंडमेंट देख नहीं रहे, फिर भी बता देता हूँ क्या हुआ है। अच्छा, ये सिंपल क्लैरिफिकेशन है। ये जो ICDR के अमेंडमेंट है कि अगर आप 62(3) के अंदर रेगुलेशन से अप्रूव ICDR रेगुलेशन से एग्जम्पशन चाहते हो तो शेयर होल्डर की अप्रूवल
लोन इशू करने से पहले ली होनी चाहिए, डिवेंचर इशू करने से पहले ली होनी चाहिए। सो ये इतना ही है। प्रोसेसिंग ऑफ वेवर एप्लीकेशन बाय एक्सचेंज इन केस ऑफ कॉमनली लिस्टेड एंटिटीज। अब ये क्या है, मार्च एक समरी में बताता हूँ आपको। अभी आपको पता है कि जब भी हम कभी लिस्टिंग रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं तो एक्सचेंज सेबी के एसओपी सर्कुलर के हिसाब से हमको पेनल्टी लगाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि कंपनी चाहे तो, अभी ये एक्सचेंज को दिया गया है कि अगर कुछ जेन्युइन केस है तो एसओपी फाइन में वो वेवर कर सकती है। तो ये जो 31 मार्च 22 का है, ये सर्कुलर उन कंपनीज को इफेक्टिव है जो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। क्यों? क्योंकि अभी वेवर करना है, दोनों ने पेनल्टी लगाई है, तो किसको अप्लाई करें? तो इस सर्कुलर के बेस पे आपको इसकी कंप्लायंस करते हुए एप्लीकेशन वेवर की करनी है। और इसके अंदर सर्कुलर में डूज एंड डोंट्स भी दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन सी ग्राउंड्स अगर आप डालेंगे तो एक्सचेंज मना कर देगी और कौन कौन सी ग्राउंड स्टिल परमिशिबल है। तो जब भी आपको वेवर की एप्लीकेशन करनी है, वेवर ऑफ सोप फाइल्स बाय कॉमन लिस्टेड कंपनी। सो प्लीज इस सर्कुलर को पढ़ें अगर आपको कोई पेनल्टी लगी है किसी नॉन कंप्लायंस की और आपको उस पेनल्टी को कम कराने के लिए या वेव कराने के लिए एप्लीकेशन करना है। राइट। क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 23 इन रिलेशन टू। अभी आरपीटी के लिए बहुत क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। अप्रैल 1 से इफेक्टिव है तो क्या क्या क्लैरिफिकेशन है देख लेते हैं। बताइए। मार्च 30 का है, अब ये इफेक्टिव हो चुका है क्योंकि अभी अप्रैल 1 निकल चुकी है, तो हमको आरपीटी की कंप्लायंसेस करनी ही है। सो व्हाट इज से रेगुलेशन 23 अमेंड हुआ नवंबर 9 को, यस हमें पता है। स्कोप ऑफ रिलेटेड पार्टी बढ़ा दिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिफाइड कर दी, मैटेरियलिटी थ्रेशोल्ड बता दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? फॉर एन आरपीटी दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर। ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर कौन सी ट्रांजेक्शन अप्रूव करते हैं? जो मटेरियल हो, तो उनको दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ओके। फिर 23(8) और रिक्वायर ऑल एग्जिस्टिंग मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड प्रायर टू डेट ऑफ नोटिफिकेशन व्हिच मे कंटिन्यू बियॉन्ड सच डेट। जब ये रेगुलेशन आया था आरपीटी की ट्रांजैक्शन, तो उस टाइम भी एक प्रोविजन था कि अगर कोई भी आरपीटी ट्रांजैक्शन पहले आपने एंटर किए और जो उस डेट से आगे जा रही हैं रेगुलेशंस की, तो उनको फर्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास रखना है। तो अब उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आरपीटी जो है ऑडिट कमेटी ने अप्रूव की थी और उसकी डेट अप्रैल 1 से बाद की भी है, और अब नई लिमिट के हिसाब से वो मटेरियल हो रही है। अब नई लिमिट क्या है? 10% ऑफ टर्नओवर 1000 करोड़ विच एवर इज लेस। तो वो फर्स्ट जनरल मीटिंग में रखी जाएगी। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो गया? एग्जिस्टिंग आरपीटी को रिव्यू करना, जो जिनका टेन्योर अप्रैल 1 से आगे कंटिन्यू कर रहा है, ट्रांजेक्शन 31/3/2022 को खत्म नहीं हो रही थी। फिर देखना कि उसकी अमाउंट मटेरियल है कि नहीं अब, और अगर अभी मटेरियल हो गई है, पहले नहीं थी, तो अभी जो भी फर्स्ट जनरल मीटिंग आएगी उसमें वो अप्रूवल के लिए डालना है। और थर्ड, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई ऑडिट ओमनिबस अप्रूवल अगर हम लोगों ने लिया और उसके अंदर भी कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन है, तो अभी हमको शेयर होल्डर के पास अप्रूवल के लिए डालने। फिर जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर के पास डाल रहे हैं उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द नोटिस सेंट टू सीकिंग अप्रूवल बट क्या रेन्यूएशन शेयर होल्डर को लेकर टर्म्स कंडीशन अनफेवरेबल तो नहीं है अगर हम दो अनरिलेटेड पार्टी करें। और इसके अंदर नवंबर 22 का एक सर्कुलर आया था जिन्होंने ये बोला गया था कि ऑडिट कमेटी के सामने आपको क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है और शेयर होल्डर के सामने क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो आपको इसको कंप्लाई करना है। दैट मीन्स अब ये मार्च 30-22 की जो है 30-3-22 समरी में सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि
shareholder approval in first general meeting after April 1 buys if transaction earlier approved by audit committee only and later and continues beyond April 1 buys and falls under material transaction in new revised regulation. Okay. Or audit and shareholder approval already obtained. So no fresh approval. Omnibus require approval. Require GM approval for material transaction, if any. ठीक है, next. तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया. अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? XBRL स्टेटमेंट इन्वेस्टर कंप्लीट XBRL के थ्रू फाइल करना है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ 23(4) रेडवी 23 इन रिलेशन टू RPT. क्या था ये? कि अप्रूवल की वैलिडिटी कब तक रहेगी. फिर आपको एक्सचेंज को बोला है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का SOP बनाओ. फिर 17(1)(c) में बोला अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट और रीअपॉइंट होता है 1 जनवरी 22 के बाद तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है. 5 लाख तक UPI की लिमिट आ गई है. ICDR अमेंडमेंट में ये बोला है कि अगर आपको 62(3) के अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से एग्जम्पशन चाहिए तो जब भी आप इशू करो उस स्टेज पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. फिर ये एक वेवर एप्लीकेशन के लिए पूरा रेगुलेशंस है. अगर आपको कोई पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी और आपको उसको वेव कराना है तो इस सर्कुलर को ध्यान में रख के इसके प्रोविजन के हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कॉमनली लिस्टेड हो. नहीं तो उसमें से एक ही पार्ट एप्लीकेबल है. फिर 23 ऑफ CBL ODR में भी हम लोगों ने देख लिया कि केवल वो ट्रांजेक्शन जिसमें ऑडिट कमेटी की अप्रूवल थी लेकिन शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं थी और अब April 1 22 के बाद भी वो कंटिन्यू हो रही है और वो मटेरियल बन रही है नए रेगुलेशन के हिसाब से. एनुअल लिस्टिंग फीस हमें नहीं देखना. एनुअल लिस्टिंग फीस अभी एनुअल लिस्टिंग फीस रिवाइज कर दी है तो जब भी आप अभी इस बार के पे करो तो इस सर्कुलर के हिसाब से पे करो. फिर ये डेट के लिए है, ये भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के लिए. अब ऑटोमेशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर SEBI SST सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर. किसी का तो दिमाग खराब हो गया, दबा के ढोल बजा रहा है. हाँ, तो आपको पता है टेक ओवर कोड में हमको रेगुलेशंस प्रमोटर को अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रिगर होती है या कोई पर्सन अगर 5% से ज़्यादा एक्वायर करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. तो SST में ये ट्रांजेक्शन्स छोड़ के बाकी सब ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको मैनुअल फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है. क्या है वो? ट्रिगरिंग ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ड्यू टू एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ शेयर. ट्रिगरिंग ऑफ फिजिकल फॉर्म के लिए और जहाँ पे प्रमोटर्स के पैन नंबर नहीं है. इसको छोड़ के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर में कवर्ड हो तो आपको एक्सचेंज को मैनुअली डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. ओके, सबका था March 7 7 March 22. No need for manual disclosure under SAST except for acquisition, physical, and where no PAN available. Promoter.
ओके, कब से इफेक्टिव है? अप्रैल 1 2022 से। सो अभी हमको थोड़ा काम आसान हो गया। अप्रैल 1 2022 जी। सो दिस इज डन एंड डस्टेड। म्यूजिक आ रही है, डॉग्स, ढोल, क्या करें। चलो, सेबी सर्कुलर डेटेड पेपर रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ कोविड के लिए। अभी तो कोविड खत्म नहीं हुआ, अभी रिलैक्सेशन आ रहे हैं। सो फरवरी 25 को, 25 फेब 2022 को सेबी हैज गिवन रिलैक्सेशन किसको? आरटीएस को, फॉर टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग वेरियस रिक्वेस्ट। तो 3 सर्कुलर इशू किए थे, एक फरवरी 25 को, फिर अप्रैल 13 को, और फिर अप्रैल 29 को। सो आरटीए के कंटेक्स्ट में है, तो अगर देखना है तो देख लो। 13 अप्रैल को क्या इशू किया? एक्सटेंड द टाइमलाइन 13 अप्रैल 20 को सब टाइमलाइन एक्सटेंड किए थे, तो टाइमलाइन एक्सटेंशन के सर्कुलर है। फिर 25-22 को क्या है, एकदम लेटेस्ट 25 फरवरी 22 को। हम्म, 25-22 एक्सटेंशन ऑफ सेबी सर्कुलर अप्रैल 13 का। ये सर्विस वेयर डीमैट रीमैट डुप्लीकेट के लिए टाइम दिया इन लोगों को। कब तक का टाइम? जून 30-22 तक का। तो उनको एडिशनल 30 डेज ओवर द प्रिस्क्राइब टाइम लाइन। किस लिए 30 डेज ओवर द प्रिस्क्राइब टाइम लाइन अप टू, और ये इनको जून तक मिलेगा। जून 1 है, जून 30। तो जून 30 तक जो भी रिक्वेस्ट, अगर 1 महीने का टाइम है तो उनको 2 महीना मिलेगा प्रोसेस करने के लिए। ओके, जी। कन्वर्जन ऑफ रीट अपने को एप्लीकेबल नहीं, अनलिस्टेड टू इनविट नहीं एप्लीकेबल, एवरेज प्रोस्पेक्टस नॉट एप्लीकेबल, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो अगर आपको इससे पहले की देखनी है तो पहले 2 वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो, जहाँ पर हमने समरी में पूरे 21-22 में कितने सर्कुलर्स आए उस सबको ब्रीफली टच किया। क्योंकि पूरा पढ़ने को तो जब आपको पढ़ना तब आप पढ़िए, सिर्फ हिंट मिल जाएगा तो हम लोग प्रोफेशनल हैं, क्या चेंज हुआ है तो तुम देख सकते हैं। इसमें था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू आएगा। अगर आप देखें तो ये हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, मास्टर सर्कुलर प्रोविजन रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग ऑफ एनओसी 25% इन वैल्यू से लेना चाहिए। सो अब अगर हम बात करें फुल अमेंडमेंट की, तो देखिए नंबरिंग रिवाइज करता हूँ क्योंकि वे फाइल लगती रहेगी। 8 जन 21 से हम लोगों ने कवर किया था। CIERP के लिए डिस्क्लोजर था फर्स्ट, फिर RPT के लिए डिस्क्लोजर था कि आपको कैसे RPT फाइल करनी है अप्रैल 1 में। फिर LODR में अमेंडमेंट्स आई थी। उसके बाद जिसके अंदर था कि आपको अभी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है, सेक्रेटरीट के प्रोविजंस थे, RMC टॉप 1000 को हो गई, रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी का रोल बदला गया था, एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर, एनुअल एनालिस्ट मीट का भी अभी वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट एक्सचेंज को भेजना है।
बोर्ड मीटिंग अगर 2 दिन कंटिन्यू की तब क्या करेंगे, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म का यूज हुआ था, अब बोनस का प्री इंटीमेशन कंपलसरी था, और प्रोविजन फॉर प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन भी आ गए थे। देन मई 11 को जो अभी नेक्स्ट रिपोर्ट आ रही है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उसके लिए गाइडेंस नोट था ये। देन अनेक्सर 4 नया इंट्रोड्यूस हुआ सीजी में, जो अभी इफेक्टिव है, अभी मार्च क्वार्टर में भी आपको देना था। फिर ये जून 11 को, कि अब जब हम डिस्क्लोजर देते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन ध्यान देनी चाहिए, कि हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो सब था। फिर जून 25 को सर्कुलर आया था किस चीज का, कि अगर आप लिस्टिंग फीस नहीं करोगे तो एक्सचेंज क्या करेगी। फिर जो मई में अमेंडमेंट आई थी उसके ऊपर गाइडेंस एफएक्यूज आए, कि आरएमसी की मीटिंग कब करनी है, फिर बोर्ड मीटिंग का आउटकम कब देना है अगर 2 दिन चल रही है, मार्केट कैप की डेट क्या लेनी है। ओके। फिर अभी एनालिस्ट मीट का जो डिस्क्लोजर कंपलसरी है, तो उसमें ग्रुप मीटिंग के लिए देना है, और 1-to-1 के लिए तभी देना है अगर यूपीएसआई शेयर की गई। फिर अगर डीलिस्टिंग कर रहे हो सब्सिडरी थ्रू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तब क्या प्रोविजन फॉलो करने। उसके बाद सीआईआरपी के ऊपर गाइडेंस नोट था, जिसमें आईआरपी को बोला था कि भैया प्रोविजन आप कंप्लाई करो, और कौन कौन सी चीज़ों का आपको इंटीमेशन एडिशनल देना था। कि जनवरी 1 से क्या इफेक्टिव हो गया था, जो भी इफेक्टिव है। इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया रिवाइज हो गया, तो इस बार की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन नए प्रोविजंस के हिसाब से होनी चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 मंथ्स में स्किल मैचिंग करनी चाहिए रिकमेंड करते हुए, और लास्ट 3 इयर्स के लिस्टेड कंपनियों की डिटेल देनी है, रेजिग्नेशन के साथ रीजन भी देने हैं। तो ये इंडिपेंडेंट की अगर रेजिग्नेशन होता है या अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको प्रोविजंस ध्यान रखने हैं अगस्त 4 के। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप अलग दिखाना है। फिर अगर पीआईटी के डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है मैनुअल फाइल करने की, अगर आप एसएसडी फॉलो कर रहे हो। फिर लियन के ऊपर था, अगर शेयर्स बायबैक में और डीलिस्टिंग में। देन आरपीटी डिस्क्लोजर एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइल करने थे। फिर स्टैंड लोन अगर कंपनी रिजल्ट सबमिट करते हो स्टैंड लोन आरपीटी देनी थी, और दोनों करते हैं तो कंसोलिडेटेड आरपी देनी थी। देन ट्रांसमिशन के लिए आरटीए को बोला कि भैया कंपनी एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करो। फिर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिए, तो अगर आप स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कर रहे हो तो नवंबर 1 का जरूर देखो। फिर इन्वेस्टर की कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस अलाउड कर रहे हैं, पैन केवाईसी, फ्रीजिंग ऑफ फोलियो और कंपलसरी पैन लिंकिंग के लिए सर्कुलर था नवंबर 3-21 का। इसके थ्रू आपको एक रिमाइंडर देना था। देन 6th अमेंडमेंट आई थी, जो इफेक्टिव थी अप्रैल 1 से। इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया चेंज, आरपीटी की ट्रांजैक्शन बोर्ड की मटेरियल मॉडिफिकेशन को डिफाइन करना था, और 22 में इंट्रोडक्शन हुई है और 23 में प्रोविजन स्ट्रिक्ट हो रहा है। फिर नवंबर 16 को फ्रेमवर्क है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉलो करना है। 24 अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में शेयर होल्डर के सामने और ऑडिट कमेटी के सामने मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या देनी है आरपीटी के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई आरपीटी की ट्रांजेक्शन कर रहे हो और अगर ऑडिट कमेटी में, तो इस सर्कुलर को सामने रख के जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए वो देना, और शेयर होल्डर के पास जा रही है तो भी इसके सर्कुलर की कंप्लायंस करना। फिर ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए था। फिर ये एनओसी लेनी है आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर से, उसके लिए था। फिर क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने इन्वेस्टर सर्विसेज के सर्कुलर के ऊपर, तो अगर इन्वेस्टर सर्विसेज के लिए कुछ भी चाहिए यहाँ जाओ। फिर ये एफएक्यू थे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पे अप्रूवल के। फिर एनओसी लगेगी आपको। फिर हमको केवाईसी लेटर देने थे,
और जो अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट जो था वैसा ही एक एस्क्रो सस्पेंड डीमेट अकाउंट था कि जिन लोगों ने फिजिकल रिक्वेस्ट दी है अब उसको वापस शेयर ना दे के एक लेटर दिया जाता है, और वो लेटर अगर वो 120 दिन के अंदर नहीं कर रहे थे तो उनको हमें डीमेट करा लेने का था। उसके बाद अमेंडमेंट था कि 75% ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एनओसी चाहिए। फिर 25 फरवरी को एक्सटेंशन दिया जून तक, 1 महीना एक्स्ट्रा आरटीए को हर रिक्वेस्ट के लिए। फिर अब SC/ST डिस्क्लोजर से 2-3 चीजें छोड़ के आपको मैनुअल फाइल करने की जरूरत नहीं। फिर ये क्लैरिफिकेशन है आरपीटी ट्रांजेक्शन्स के लिए कि आपको किस केस में शेयर होल्डर के सामने एग्जिस्टिंग आरपीटी रखनी है। फिर एक्सचेंज ने वेवर ऑफ सॉप फाइंड के लिए फ्रेमवर्क बनाया है, तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसको ध्यान रखो। फिर यूपीआई में अब 5 लाख तक आप अमेंडमेंट अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। फिर ये क्लैरिफिकेशन थी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स 1 जनवरी बाद की। उसके बाद एक्सचेंज को बोला कि आप जून तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म थ्रू आर्बिट्रेशन उसके लिए एसओपी बनाओ। फिर ये था कि आपकी जो ओमनिबस अप्रूवल है और वो शेयर होल्डर से अगर आपने अप्रूवल लिया तो कितने टाइम तक वैलिड है, तो उसमें था कि एजीएम टू एजीएम और 15 मंथ्स और ईजीएम है पॉसिबिलिटी तो 1 ईयर। और 40th है कि अभी आपको इन्वेस्टर कंप्लेंट XBRL मोड में फाइल करनी है। तो ये पिछले 1 साल में इक्विटी लिस्टेड कंपनीज के लिए जो भी सर्कुलर्स आए उसकी एक समरी है। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पे कुछ समझना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, फोन करो और हम लोग मिलके ये कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये जरूर बताइए। थैंक यू।